टेबल हो जाएगी। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, नाउ इज द Yes, screen sir. is visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम द लास्ट वन। लास्ट हमने किया था बेटा O2 जो था उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने की थी। वी हैव टू बी स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ O2। आज जो टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज से शुरू करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ O2। एंड यू आर ऑल वेल नोन कि O2 की क्या प्रॉपर्टी होती है। वही फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे तो आप सबसे पहले लिखोगे कि इट इज अ कलरलेस, it is a colorless, odorless gas, it is a colorless, odorless gas, okay, and less soluble in water, and insoluble भी बोल सकते हैं, insoluble in water। लेकिन आप कहेंगे कि सर एक्वेटिक एनिमल्स भी यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं बेटा soluble है, soluble, बट किसके अंदर है, एट अंडर प्रेशर। कब है बेटा soluble अंडर प्रेशर, soluble अंडर प्रेशर। ठीक है, आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो होते हैं आपको वाइटल सपोर्ट है आप लोगों के लिए, मैरीन एक्वेटिक लाइफ के लिए, सभी जगह पे। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा आपका, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 55 केल्विन, 55 केल्विन। इट हैज 3 स्टेबल आइसोटोप, इसके क्या है 3 स्टेबल आइसोटोप होते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। नो डाउट हमें तो मेन ऑक्सीजन 16 सबसे ज़्यादा मिलता है, या थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर कहीं पे मिलता है तो ऑक्सीजन 18 मिलता है, लेकिन तीनों आइसोटोप इसके स्टेबल हैं। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 कैसे नेचर का होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं इट्स पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एक बार लिख लीजिए पहले, O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स पैरामैग्नेटिज्म इज ओनली बिन, नोट करना आपको, that its paramagnetism is only been explained by molecular orbital theory, MOT, जो आप लोगों को पता है। नो डाउट आप बाकी भी बता सकते हैं वैसे, लेकिन एकमात्र MOT का एडवांटेज भी है ये बेटा आपका, कि आप लोगों ने पढ़ी थी +1 में MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसकी एक एडवांटेज थी कि इट इज़ द ओनली थ्योरी विच शोज द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2, तो उसके बारे में बताता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि हम कहेगी पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सकती हो, तो नो थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द O2। ओके, तो इस वजह से आगे लिखेगी इसकी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा बेटा अभी आगे कि O2 का पैरामैग्नेटिज्म किसके थ्रू एक्सप्लेन है, MOT के थ्रू। सल्फर जो होता है वैसे तो S8 की फॉर्म में मिलता है, लेकिन सल्फर जो होता है अगर आप वेपर फेज में लेते हो, वेपर फेज में लेते हो तो वो वेपर फेज में S2 की टर्म में मिलेगा। तो S2 जो होता है वो भी कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक ही होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आएगा अब आगे आपका, बाद में आएगा भी, आया नहीं है, दैट S8 इज डायमैग्नेटिक व्हाइल द S2 इज पैरामैग्नेटिक, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, कि S8 तो आपका डायमैग्नेटिक है लेकिन S2 की फॉर्म में ये जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपको उसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम नहीं बनाना है पूरा पूरा, आपको जस्ट कहना है कि यस S2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट शोज द MOT डायग्राम सेम लाइक दैट ऑफ O2। क्या लिख लोगे कि S2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट शोज सेम MOT डायग्राम लाइक दैट ऑफ O2, और O2 के लिए हमने ऑलरेडी इसको सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट्स वाई। आगे लिखेंगे
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन reacts with almost all metals and non-metals, लगभग सभी के सभी मेटल और नॉन मेटल्स के साथ में ये जो होता है आपका रिएक्ट करता ही करता है, ठीक है। एक्सेप्ट है हमारे पास, एक्सेप्ट क्या है एक्सेप्शन, कोई बता सकता है? बेटा रिस्पॉन्स दिया करो। गोल्ड एंड प्लैटिनम, क्योंकि ये जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है इस वजह से। वैसे डायरेक्ट रिएक्शन तो ये नोबल गैसेस से भी नहीं करता, नोबल गैसेस तो इनसे भी ये रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन नो डाउट आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि हम उनके बहुत सारे नोबल गैसेस के भी ऑक्साइड्स और इवन फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये वहां पे भी रिएक्ट करने वाला है। तो आगे लिखेंगे, अब इसकी रिएक्शंस पे चलते हैं और ये क्या करेंगे, हम कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सभी मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो लाइक कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इवन इट ऑल्सो फॉर्म्स द सुपर ऑक्साइड एंड द परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स जैसे पोटेशियम प्लस में ऑक्सीजन जो है आपका क्या आता है के O2 की फॉर्मेशन करता है, ये क्या हो गया आपका एक सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सोडियम को अगर थोड़ा सा आप एक्सेस में ही दे देते O2 तो ये Na2O के साथ में Na2O2 भी बनाता है, तो ये तो क्या हो गया इसका परऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया इसका सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। आपको पता है ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स, इनमें फर्क क्या होता है? ऑक्साइड्स होते हैं बेटा O2 नेगेटिव आयन, परऑक्साइड्स होते हैं आपके O2 2 नेगेटिव आयन, जबकि सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके O2 नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस वजह से वैसे एक क्वेश्चन था आपका +1 में कि KO2 जो होता है वो किस नेचर का है, डाया है या पैरा नेचर का है। तो इस तरह के केस के अंदर आप लोगों को मैंने उस दिन क्लास में भी शायद एक बार डिस्कस किया था कि K पॉजिटिव होता है एक तो साथ में, इसके साथ में O2 नेगेटिव होता है, तो आप MOT चेक करो किसका, O2 नेगेटिव का। तो O2 नेगेटिव का जो अगर हम मैग्नेटिज्म देखेंगे, क्या कह रहे हो बेटा? सर वॉइस क्लियर नहीं है। बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही आवाज बेटा? इज माय वॉइस इज नो सर। एक मिनट बेटा, नो सर। एक मिनट। नाउ वॉइस इज क्लियर, नाउ इज द वॉइस इज क्लियर और नॉट एबल, टेल मी अगेन। यस यस सर। क्लियर है? चलिए यस, अब आवाज सही है, क्लियर है ना सबको? सो मैं अब आगे करूं, फिर स्टार्ट एक बार फिर से स्टार्ट करूं? यस सर। ओके बेटा, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। तो मैं एक सेकेंड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट सभी मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड नोबल गैसेस। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इज गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे और रह गया था, आप लोगों ने बोला नहीं मुझे बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम एंड ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम ऑक्साइड एज वेल एज सोडियम peroxide while the potassium form only the super oxides, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स एंड peroxides क्या होते हैं। इवन एक क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्या है कि बेटा आपका KO2 जो होता है वो किस नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं पूछने के लिए कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है,
और ये तो एमओटी डायग्राम के बेसिस पे आप क्या करोगे, एमओटी तो आपने पढ़ा है ना, डायटोमिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर वो डायटोमिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है तो आप क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे, एक तो लोगे के पॉजिटिव लोगे, एक आपने क्या ले लिया, O2 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो यू हैव टू बी फाइंड द मैग्नेटिज्म ओवर द O2 नेगेटिव, एंड O2 नेगेटिव आपका कैसे नेचर का होता है बेटा, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और पैरामैग्नेटिक होता है तो आपका कुल मिला के कंपाउंड जो होगा के O2 वो किस नेचर का हो जाएगा बेटा, आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे, रिएक्ट्स विद मेटल तो होगी बेटा, इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स ना। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल में आपको पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, ठीक है। फॉस्फोरस प्लस O2 गिव्स यू P4O10, इसका तो अपने स्ट्रक्चर भी बनाया था क्लास के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू SO2। तो this kind of reaction will be happen here, okay. It also reacts with metal sulfides and other compounds also, like अगर हम बात करते हैं तो ये रिएक्ट करता है आपका जिंक सल्फाइड से। तो जिंक सल्फाइड when we treated with the oxygen it will again gives you जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को लोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड also reacts with O2 in the presence of डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू फॉर्म द SO3 मॉलिक्यूल, जिसको हम SO3 को फिर वाटर में मिक्स करके क्या बनाएंगे, H2SO4 की फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शन होगी विद HCl, तो HCl व्हेन रिएक्ट विद द O2 तो उस केस में ये क्या आता है, इट विल फॉर्म्स H2O प्लस Cl2। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती है आपकी अकर होती है। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो होती है बहुत सारी रिएक्शन को शो कर रहा है। आपकी कंबशन रिएक्शन जितनी भी होती है लाइक CH4 प्लस में O2, तो वो सभी के सभी आपकी क्या होती है, आपकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, क्लियर। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर द पार्ट ऑफ अवर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट मैं समझता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है आपका वाइटल सपोर्ट है लाइफ के लिए, और इसको अलग अलग चीज में अलग अलग रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। एक कंपाउंड होता है एसिटाइलिन, है ना। तो कैन यू टेल मी कि एसिटाइलिन यूज होता है हमारा किसके लिए, कंबशन रिएक्शन के लिए, मैं कहूँगा वेल्डिंग गैस के तौर पे यूज होता है, C2H2 होता है ना। तो C2H2 एसिटाइलिन कंबशन के लिए यूज होता है, ये 10th में क्वेश्चन था। तो टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस, इसको वेल्डिंग पर्पसेस के लिए क्यों यूज करते हैं, एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर द एसिटाइलिन, बताइए, हाउ कैन यू प्रिपेयर द एसिटाइलिन, एनी वन ऑफ यू। एनी वन ऑफ यू, रिएक्शन याद होनी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ी है +1 के अंदर। तो रिएक्शन होती है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो कैल्शियम कार्बाइड आपको क्या बना के देता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में C2H2 की फॉर्मेशन करके देता है। ये क्या बना के देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड द C2H2। और एसिटाइलिन जो होता है आप यूज करते हो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आप मेटल कंबशन करवा रहे हो तो उसके अंदर एंथैल्पी कंबशन के अंदर वो वेल्ड करने के लिए यूज हो जाती है। और इसके अलावा आपको पता है वाइडली यूज होता है हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, और भी दुनिया भर की जगह जहाँ पे भी आप चाहो आप बता सकते हो कि ये अलग अलग जगह यूज होता है। मैंने आपको बताया था रॉकेट फ्यूल्स होता है, तो रॉकेट फ्यूल्स के तौर पे क्या यूज होता है, N2H4 हाइड्रोजीन होता है, लिक्विड हाइड्रोजीन प्लस ऑक्सीजन, तो उधर भी कंबशन के लिए यूज होके क्या आता है N2 प्लस में H2O। तो ये रिएक्शन वहां पे भी आपकी अकर होती रहती है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन डायरेक्टली, कौन सा ऑक्सीजन गैस में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम या आयरन, बताइए आप आंसर क्या आएगा। बताइए बेटा, प्लेटिनम। प्लेटिनम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा प्लेटिनम।
वेरी गुड, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है C2H4 प्लस O2 विल गिव यू, बताइए, आपको रिस्पॉन्स देना है बेटा। CO2 plus H2O। CO2 प्लस में H2, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो क्या करें बेटा, एनसीईआरटी में तो वैसे भी इजी है। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू, बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। डन। तो ये आपकी कुछ एक रिएक्शंस थी। इसके बाद में हम चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कहता है, हेडिंग डालेंगे सम सिंपल ऑक्साइड्स, सम सिंपल ऑक्साइड्स। इसके कुछ एक सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सिंपल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है खुद अपने आप में एक सिंपल ऑक्साइड ही है, बाइनरी कंपाउंड है, तो उतना ऑक्सीजन का ही खुद का ही ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम। बट ये ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन से मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है पीरियोडिक टेबल में, तो ताकि आपके क्या बनते हैं, अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। कहीं पे एक तरह का ऑक्साइड बनाता है, कहीं पे दो तरह का, कहीं पे मल्टीपल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, आपके बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो जो होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, दे आर ऑफ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म्स सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये कुछ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आप बताएंगे, बोलो, क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सर जो दोनों बिहेवियर बेसिक और एसिडिक दोनों शो करते हो। बिल्कुल, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों को शो करे, तो क्या होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम बताइए, बताइए, जिंक ऑक्साइड, Al2O3। और Al2O3। और लाइक दिस, बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमने क्या होता है एक्चुअली पढ़े होते हैं 10th क्लास बुक के अकॉर्डिंग, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वो भी सिर्फ वो नहीं होते बेटा, और भी बहुत सारे आपके ऑक्साइड्स अवेलेबल है, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2। तो वो भी क्या होते हैं आपके सभी के सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नेचर में ही आते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है और वो यूज होते हैं। अब कुछ एक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, वो जो होते हैं मेटल ऑक्साइड एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। लाइक अगर आपके पास है, मैं कह देता हूँ कि मैग्नीज है, तो मैग्नीज इज फेमस फॉर मेकिंग द लॉट ऑफ ऑक्साइड्स। वो बनाता है MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, ठीक है, Mn2O7। तो इस तरह से अलग अलग ऑक्साइड्स बनाता है। तो इनके अंदर किस तरह का नेचर देखा जाता है, तो बेटा आप लोगों के जो लोअर ऑक्साइड्स हो गए ना विद द लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ये सभी तो कैसे होते हैं बेटा, आपके बेसिक बिहेवियर के होते हैं। ये जो MnO2 और ये एलिमेंट होता है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर में आते हैं। जबकि अगर आप हायर ऑक्साइड्स की तरफ चले जाओगे तो ये किस नेचर में आते हैं बेटा, आपके एसिडिक बिहेवियर में आते हैं। क्यों, आपके कुछ एक मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं विच आर ऑन वेरी लार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। और आपको पता है ना, जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा वो इलेक्ट्रॉन गेनर के तौर पे बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेनर आपके क्या होते हैं, आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सिर्फ आपके बेसिक बिहेवियर को शो करे। सेम मेटल ऑक्साइड कैन शो द एसिडिक बिहेवियर विद इट्स लार्ज, मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, आपको बताया कि जैसे कि एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो उनमें एग्जांपल आ जाता है SO2, Cl2O3 या Cl2O7, ठीक है,
CO2, N2O5, ये बेटा सभी के सभी जो होते हैं ना नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये सभी के सभी किस नेचर के होते हैं आपके, दे आर एसिडिक इन नेचर। और मैंने आपको इनके एसिडिक बिहेवियर भी बताया था कि आपको कैसे कंपेयर करना है विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर, विद अगर आपके पास दे रखा है SO2 और एक दे रखा है Cl2O7, तो इनमें विच इज मोर एसिडिक, तो आंसर क्या आ जाएगा Cl2O7, क्योंकि क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन नंबर पे है यहाँ पे, जबकि सल्फर कितने पे है, +4 पे है। ठीक है, और इवन SO2 और SO3 भी ले लेता तो आपको बताया ही था मैंने कि SO2 +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, SO3 +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो SO3 आपका मोर एसिडिक है। अब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर को आप कैसे शो करेंगे, तो बेटा एम्फोटेरिक बिहेवियर के लिए क्वेश्चन आपका याद हो तो 10th में भी आया करता था कि हाउ कैन यू शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर के लिए एक बार उसको एसिड से रिएक्ट करवा के दिखा देते थे, एक बार बेस से, तो आपकी वो रिएक्शन आपकी यूज होगी, और वो रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन है Al2O3 when react with the HCl it gives you, तो याद करो आप लोग तो लिखा करते थे AlCl3 + H2O, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है ना बेटा ये नहीं होती, ये रिएक्शन एक्चुअली Al होती तो कहीं ना कहीं तो यही है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो होता है ना इसके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ना उनके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, तो AlCl3 प्लस में सॉरी Al2O3 प्लस HCl रिएक्ट करता है बेटा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है, और उस केस में इसका हाइड्रोक्साइड्स के जो होते हैं मैं कहूँगा एल्यूमिनियम के, उसके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, AlH2O 6 टाइम Cl3 हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है। क्लियर। और इसी तरह से अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका बेसिक नेचर का हो गया, और यहाँ पे अभी एक बार मैं क्या कर दूंगा इसको बेस से रिएक्ट करा दूंगा, तो व्हेन Al2O3 रिएक्ट्स विद NaOH प्लस वाटर, तो उस केस के अंदर ये क्या बना देगा बेटा आपका, इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, ऐसे ही बोला करते थे, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट आप बनाया करते थे Na3AlO3, यहाँ पे Al नहीं होता बेटा, AlO3 नहीं होता, वो OH6 होता है, मतलब वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में ही होता है। इस वजह से अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन रहा आपका आप लोग बोला करते थे Na3AlO3 बोला करते थे, तो डॉट में 3H2O और जोड़ दो, तो उस केस में आपका ये बन जाएगा, ये 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 and 3 ऑक्सीजन ये हो गए, तो आपके ये 6 OH अटैच हो गए, तो ये कंपाउंड बनता है। और आपको दिख रहा है ये बेस है, NaOH बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो इट इज शोइंग द एसिडिक बिहेवियर। बेस से कौन रिएक्ट कर सकता है, एसिड ही रिएक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई। आगे लिखेगी, तो यहाँ पे बेटा ये कुछ एक आपके ऑक्साइड्स है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ एक आपको बताए थे न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आपको नाम बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड NO, और एक बताया था N2O। ये तीन जो है आपको नाम याद रखने हैं फॉर द न्यूट्रल ऑक्साइड बिहेवियर, दे आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में ओजोन। नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन, ठीक है। ओजोन आपको पता है O3 होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा O डबल बॉन्ड O, और एक तरफ अब इसके तो ऑक्टेट पूरे हो चुके, तो उस केस में क्या होता है, ये दूसरा जो एक और ऑक्सीजन जो होता है ना, उसको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ से वन साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करवाएगी। तो कुल मिला के अटैचमेंट कुछ इस तरह से बन गई आपकी O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यू कैन ऑल्सो राइट, इसका रेजोनेंस बनाना है तो आप एक और रेजोनेंस बना सकते हो, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये भी बन जाएगा। और आपको ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हर एक के पास दोनों तरफ एक एक बॉन्ड दिखा दोगे आप इस तरह से, और बाकी क्या दिखा दोगे आप, डैश डैश की अटैचमेंट दिखा दोगे इस तरीके से, कि यहाँ पे कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी इस साइड डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी इस साइड डबल बॉन्ड बन रहा है। तो एक क्वेश्चन भी है
और वो ये है कि ओजोन जो होता है, ओजोन में O बॉन्ड O क्या सेम लेंथ के होते हैं? क्या सभी के सभी O बॉन्ड O सेम लेंथ के हैं? तो आंसर आएगी यस। तो वो सभी के सभी सेम बॉन्ड लेंथ के हैं। द रीजन बिहाइंड इट ड्यू टू देयर रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसका ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा या इस वाले ऑक्सीजन के साथ में अटैचमेंट होगा, तो ओवरऑल उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। तो O बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ जो होती है बेटा आपकी फिक्स होती है इनसाइड द O3 मॉलिक्यूल, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। और वो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, तो वो क्यों होती है आपको पता चल रहा है, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रीजन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे ओजोन की आपने बॉन्ड लेंथ के बारे में लिख लिया। अब मैं चल रहा हूँ कि इसके अंदर अगर बात करते हैं ओजोन, तो ओजोन बेटा आप लोगों को पता है कि आपके अपर एटमॉस्फेयर के अंदर 20 किलोमीटर अबोव द अर्थ क्रस्ट आपको मिलती है, अर्थ क्रस्ट से अबोव मिलती है। तो 20 किलोमीटर अबोव अर्थ क्रस्ट इज ओजोन, और इट इज द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। और ये आप लोगों को पता है ना, इट हेल्प्स यू टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। तो वो सारी बातें आप लोगों को पता ही है, तो उसके बारे में कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली ये यूवी रेडिएशन से किस तरह से बचाती है आप लोगों को, उसके पीछे भी रीज़न है कि O3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है बेटा, ओजोन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही यूवी की अंदर जो होती है यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नाम की उसको एनर्जी मिलती है, तो वो रेडिली डिसोसिएट हो जाता है इन टू द टर्म ऑफ O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन। किसमें टूट जाता है? O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन लगातार टूट गया, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, अब बाद में दोबारा से क्या होगा, वहाँ पे ऊपर जो होता है देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कुछ और गैसेस अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसको कुछ नहीं होता, O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन आपस में फिर से कंबाइन कर जाते हैं और क्या बन रहे हैं, O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा आपकी रेगुलरिटी से चल रही होती है कि वहाँ पे O3 का टूट रहा है O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में यूवी एब्जॉर्ब करके, और वही की वही पे क्या होता है, O2 दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 की फॉर्मेशन करता रहता है। तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे O3 की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम याद है हम बोलते थे CFCs वगैरह जो होती है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए यूज होती है, या फिर और कोई गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बताया था। तो वो बेटा इसलिए ओजोन डिप्लीशन का काज करती है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए नेसेंट ऑक्सीजन बना, नेसेंट ऑक्सीजन को कुछ नहीं मिला, तो इस वजह से उससे दोबारा से O2 से कंबाइन करके O3 बना लिया। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड अवेलेबल है, तो नाइट्रस ऑक्साइड अवेलेबल है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, उससे कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा। मीन्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी ये बन रहा था, तो उसके बाद में बैकवर्ड रिएक्शन उसके मुकाबले में क्या हो गई, स्लो हो गई। और बैकवर्ड रिएक्शन अगर स्लो हो गई है तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे ओजोन डिप्लीट होती चली जाएगी। सेम थिंग विल बी हैपन इन द केस ऑफ CFC, नाइट्रस ऑक्साइड की जगह आपने CFC ले लिया था, तो उस केस में भी आपका यही चीज आपकी अकर हुई होती। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो हाउ वी कैन प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है बेटा, बाय पासिंग द साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लिख लेना, वी कैन प्रिपेयर ओजोन by passing the silent electrical discharge through the oxygen, dry oxygen। कैसी ऑक्सीजन लेनी है, ड्राई ऑक्सीजन। ड्राई ऑक्सीजन इन द सेंस और किसी में वो ना टूटे, मतलब और कोई एलिमेंट अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, O2 को जब आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगे तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हो गए वो दोबारा से किसी O2 के साथ में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा, O3 की फॉर्मेशन करेगी। ये जो प्रोसेस होती है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें डेल एच की वैल्यू कितनी है, +142 किलो जूल पर मोल होती है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस वजह से आप लोग क्या कहते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यू कैन से कि ये रिएक्शन जो होती है अनस्टेबल है, मींस O3 क्या है, अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल। तो रेडी रहता है कि दोबारा से डिसोसिएट हो जाए इनटू द टर्म ऑफ O2 एंड द नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस वजह से तो आगे लिखेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन is greater than 10%, if concentration of ozone greater than 10% are required, अगर आपको ओजोन चाहिए मोर देन 10% का, ठीक है,
अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बैटरी यूज करते हैं ओजोनाइजर की। ओजोनाइजर बैटरी मीन्स रेगुलर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देता रहेगा और उसके अंदर ओजोन बनता रहेगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको ओजोन मिल जाएगा। ठीक है, प्योर ओजोन जो होता है आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो कितना होता है आपका 385 केल्विन होता है, जबकि अगर हम उसको कंडेंस करेंगे तो वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, कंडेंस में वो लिक्विड फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज विल बी हैपन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं क्या, प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में लोगे तो डार्क ब्लू लिक्विड, या फिर अगर सॉलिड फॉर्म में लोगे तो वॉयलेट ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। आप लोगों को पता है, आपने जो अगर हम मून पे खड़े हो गए तो मून पे से हम अगर अर्थ की तरफ देखेंगे तो अर्थ जो होता है हमें वो ब्लू कलर का ब्लू प्लैनेट दिखाई देता है। तो एक तो रीजन बेटा ब्लू कलर का वाटर की वजह से भी होता है, और दूसरा सराउंडिंग में उसके ओजोन लेयर की वजह से भी जो होता है ना, वो ब्लू कलर की पेल ब्लू लाइट ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, वो इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि वो पेल ब्लू गैसेस फॉर्म में वहां पे अवेलेबल होता है, दैट्स वाई। अगर बात करते हैं आगे तो इसके बारे में लिख सकते हो क्या, इट्स कंसंट्रेशन more than 100 ppm is मैं कहूँगा is uncomfortable resulting is not suitable for us। अगर इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm तक है, उससे नीचे है, तो हमें ओजोन से कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ कंसंट्रेशन इज मोर देन 100 ppm तो वो हमारे लिए क्या होगा, नॉट कंफर्टेबल टू अस, तो नॉट सुटेबल फॉर अस, बिकॉज इट विल कॉज स्टार्टिंग हेडेक। तो आपको क्या हो जाएगा, हेडेक की प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी, एंड नोजिया, आपको नोजिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, दैट्स वाई ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब हो गया O3 रेडिली डिसोसिएट हो जाता है अपने आप ही O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में, बिकॉज आप लोगों को पता है डेल G इज इक्वल टू होता है डेल H माइनस में T डेल S। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं इस रिएक्शन को ले रहा हूँ तो एक मॉलिक्यूल से दो आयन बन रहे हैं, तो मीन्स उसकी एंट्रोपी डेल S जो हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेल H की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, इधर अगर पॉजिटिव होगी तो डेल G की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, और डेल H ये रिएक्शन कैसी है, डेल H इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव है, माइनस ऑफ प्लस, तो कुल मिला के वैल्यू कैसी निकल के आएगी, माइनस में आएगी, तो डेल G आपकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये अपने आप ही डिसोसिएट होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही डिसोसिएट होता रहता है। क्लियर, तो इस वजह से ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रिएक्शन है। आगे लिखेंगे ओजोन acts as strong oxidizing agent, it acts as strong oxidizing agent ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि O3 डिसोसिएट होता है O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में, तो इस वजह से अब नेसेंट ऑक्सीजन जो दे रहे सब्सटेंस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है O3,
नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये तुरंत रेडिली रिएक्ट कर जाता है, हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उससे हमेशा रेडी टू रिएक्ट रहेगा। लाइक अगर आपके पास है लेड सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड प्लस में O3, तो O3 में से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा, वो तुरंत कंबाइन कर देगा और क्या बना देगा, PbSO4 प्लस में O2 की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में बेटा आप ये मत गिनना, बैलेंसिंग जो इक्वेशन आपने जो सीखी है वो मत लेना आप। इसमें इसके अंदर आप क्या करेंगे, PbS प्लस में O3 में आप नेसेंट ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तो O3 नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। अगर आप इसके अंदर आपने आयन एक्सचेंज बैलेंसिंग मेथड लगा के यूज करना चालू कर दिया ना बैलेंसिंग, तो आपसे बैलेंसिंग नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पे आप ये मान के चलिए ये किस में टूटेगा, O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन, और इसको कितने चाहिए, 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे इसके कितने लेने पड़ेंगे, 4 O3 लेने पड़ेंगे, जिसमें से 4 नेसेंट ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द sulfur and to form the PbSO4 and the 4 molecule of O2 will be formed. ओके, तो ये रिएक्शन आपकी अकर होती है। अब बात आती है एक और रिएक्शन लिखेंगे, और वो रिएक्शन है बेटा कि हाउ कैन वी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन है हाउ कैन यू एस्टिमेट, क्वेश्चन हाउ द ओजोन इज एस्टिमेटेड, हाउ द ओजोन इज estimated quantitatively, how the ozone is estimated quantitatively। तो बेटा अगर आप ओजोन की बात करते हो, हाउ कैन यू एस्टिमेटेड, तो इसके लिए रिएक्शन क्या होती है कि आप क्या करोगे, इसको I नेगेटिव मतलब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे। तो इसमें होता क्या है, जब ओजोन को रिएक्ट करवाया जाता है विद द पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करनी है, तो इन प्रेजेंस ऑफ, अगर मैंने लिया ये ओजोन, ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो उस केस में ये रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट द आयोडाइड इनटू द आयोडीन। आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, आयोडीन में कन्वर्ट करता है। O3 डिसोसिएट हो जाता है इनटू द टर्म ऑफ O2, और ये H2O मॉलिक्यूल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द OH नेगेटिव। ये रिएक्शन आपकी अगर होती है, तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या कि फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद excess of potassium iodide, तो जितनी भी अमाउंट इसकी थी ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, और I2 की अमाउंट जितनी भी बनेगी, एक्सेस में था जिसमें से I2 की अमाउंट बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, O3 के ऊपर। तो I2 विल बी फॉर्म, तो यहाँ पे आपके वॉयलेट PPT विल बी फॉर्म। इसके कैसे बनेंगे, वॉयलेट कलर का PPT बनने शुरू हो जाएंगे आयोडीन के, ठीक है। अब ये जो आयोडीन बनेगा उसको आप क्या करोगे, द आयोडीन फॉर्म इज देन titrated against sodium thiosulfate solution, सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है बेटा आपका, Na2S2O3, सल्फेट होता है आपका S डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या होता है बेटा आपका, सल्फेट होता है। अगर आपसे बोलते हैं थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, जस्ट इसकी एक पोजीशन जो होती है ना डबल बॉन्ड O की, उसको हटा के वहां पे लगा देते हैं S। तो यहाँ पे ये क्या बन गया अब आपका थायोसल्फेट, तो इसका नाम क्या बन गया, S2O3 2 नेगेटिव आयन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, Na2S2O3। तो when you will titrate it against standard solution of sodium thiosulfate, it will gives you, तो आपको क्या बना देगा, ये बना देगा सोडियम आयोडाइड, it will form sodium iodide NaI, 2 times of NaI, प्लस में सोडियम डायथायोसल्फेट will be formed, this one। तो इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली हमने इसको क्वांटिटेटिवली मेजर कैसे करना है बेटा, इसमें न्यूमेरिकल भी बन जाता है, कैसे, स्टोइशियोमेट्री बेस, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री बेस जो है न्यूमेरिकल बन जाता है कि आपके पास जो है, मैं कहूँगा
कि व्हेन आयोडीन इज ट्रीटेड विद द सोडियम थायोसल्फेट, तो उसके अंदर आपको सोडियम आयोडाइड, इसकी मैं कहूँगा आपको यूज बता देगी कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितना यूज हुआ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम के बेसिस पे आप स्टोइशियोमेट्री से I2 की अमाउंट को निकालते हो। I2 की अमाउंट बनाने के लिए आपका कितना O3 प्रेजेंट था वो डिपेंडेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपने क्या किया है कि I नेगेटिव व्हेन बीन ट्रीटेड विद द O3, when I negative is treated with the O3 plus H2O to give I2, तो यहाँ पे मैंने I नेगेटिव पोटेशियम आयोडाइड का I नेगेटिव जो है बेटा एक्सेस में लिया था। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे वॉयलेट I2 की फॉर्मेशन जो होगी उसके पीपीटी बनेगी, वॉयलेट कलरेशन जो होगा वो सारा I2 पे डिपेंड करेगा और I2 की अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी, O3 पे। तो व्हेन I2 फॉर्म इज ट्रीटेड विद सोडियम थायोसल्फेट, टाइट्रेट करोगे सोडियम थायोसल्फेट से तो उसका कलरेशन डीकलराइड होगा, और डीकलरेट होगा तो उस केस के बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि इसका कलर दोबारा से डीकलरेट हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी कितनी अमाउंट यूज होगी। तो इसकी अमाउंट सोडियम थायोसल्फेट के बेसिस पे हम I2 की अमाउंट को निकालते हैं। I2 की अमाउंट के बेसिस पे कि ये I2 की अमाउंट किस पे डिपेंडेंट है कि O3 कितना था, तो उसके बेसिस पे उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। तो अगर आप लोगों का आंसर है तो मैंने रिएक्शन तक आपको बता दी है। आप लोग रिएक्शन में खाली इतना भी बता सकते थे कि बाय टाइट्रेट फर्स्ट रिएक्टिंग इट विद द एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड फॉलोड बाय, लिख लीजिए लैंग्वेज वाइज क्या लिखोगे आप, बाय ट्रीटिंग ओजोन, by treating ozone with excess of by excess of sodium potassium iodide, by treating it with excess of potassium iodide followed by titrating it against standard sodium thiosulfate solution, standard sodium thiosulfate solution, क्लियर। तो उसके बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी रिएक्शंस आपकी अवेलेबल हो रहेगी। ओके, तो आगे की बात करते हैं, इससे आगे अभी हम ओजोन तो कंप्लीट ही कर लेते हैं पहले। अच्छा, इसके आगे रहेगा आपकी रिएक्शंस के बाद में कि लिखेंगे आगे ओजोन reacts with nitrogen oxides और मेनली किससे आपने बात की थी, NO से, ठीक है। एग्जस्ट ब्रैकेट में लिख लेना, ये क्या होता है, इट इज द एग्जस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स, ठीक है, एंड फॉर्म्स NO2, NO प्लस में O2 गिव्स यू NO2। अब ये रिएक्शन बता देते थे हम तो पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे, ये चीज नहीं बताया करते थे एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट, ठीक है बेटा। तो उस केस के अंदर पहले एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया करता था, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता था कि सुपरसोनिक जेट्स को जो होता है ना, इंस्ट्रक्ट किया गया होता है दैट दे हैव टू बी मूव इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर नॉट द अपर स्ट्रेटोस्फीयर। तो उसके पीछे कारण यही था क्योंकि अगर अपर स्ट्रेटोस्फीयर में होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, जो कि क्या करवाएगा, आपका ओजोन डिप्लीशन को काज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्लियर। अब आगे लिखेंगे it also reacts with aerosol sprays and refrigerants, एरोसोल स्प्रेज और रेफ्रिजरेंट से भी रिएक्ट करता है ये, ठीक है। ब्रैकेट में आप ओवरऑल बोल सकते हो फ्रीऑन्स, ब्रैकेट में क्या बोल सकते हो, फ्रीऑन्स कूलेंट्स होते हैं, जो CFC है बेटा, या R32 R33, इस तरह से अलग अलग तरह के आपके R आते हैं। R इन द सेंस होते हैं रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। आपने ACs वगैरह होते हैं उनके अंदर गैसेस भरी जाती है, रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं
रेफ्रिजरेटर्स उनके अंदर गैसेज होती है, तो उन सब के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती रहती है। डन। तो वहाँ पे उन चीज़ों से ये रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे ओजोन कंप्लीट हो जाता है। इसके यूजेस है, तो यूजेस है, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टर्लिंग वाटर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए यूज करोगे, फ्लोर में स्टार्च वगैरह में यूज करोगे, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के तौर पे कि वो बनाने में भी यूज होता है। क्लियर? 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग अपने आप करोगे कि वाई डज O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए, जल्दी बताइए रीजन। O3 एक्ट करता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, क्यों? Why does O3 acts as powerful oxidizing agent? Because it readily dissociates into the O2 and nascent oxygen. आंसर क्या आएगा बेटा? Because it readily dissociate into, बताइए, readily dissociate into O2 and, ऑक्सीजन नेसेंट। बिल्कुल, nascent oxygen। डन। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो इसका आंसर अभी अभी मैंने बताया था, बताइए, आप लोग बताएंगे हाउ इट इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। अरे देख के बोलो, कम से कम कोई तो बोलो। बताओ बेटा, हीना बता बेटा, हाउ कैन यू एस्टिमेटेड इट क्वांटिटेटिवली? बाय रिएक्टिंग विद पहले तो excess of potassium iodide followed by titrating it against सोडियम थायोसल्फेट, बिल्कुल स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, तो उसके थ्रू। सो यहाँ पे बेटा आज हमारा ओजोन तक का कंप्लीट हो गया है, और आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।